हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जहां पर हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं आप लोगों के क्लास 12 का जो चैप्टर होता है सॉल्यूशन, या जिसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसको भी। ठीक है, तो भाई साहब डेमो लेक्चर होने वाला है और ये लेक्चर आप लोग को कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको आपकी जो ऐप है स्टेप अप एकेडमी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो, इस ऐप के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट सॉल्विंग या डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, कैरियर काउंसलिंग, 24/7 एक्सेस, रेफर एंड अर्न, बहुत सारी चीजें आप लोग को मिल रही हैं। साथ ही साथ में आपको फ्री नोट्स भी यहां पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो भैया ये एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि है सेंट्स, या फिर बोला जाए स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सारे देखो कांटेक्ट नंबर हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप इन पे कॉल करके इसमें जानकारी और ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे आपके पास स्टेप अप एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक वगैरह हुआ, तो यहां पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो काम की बातें खूब सारी हो गई और अब चालू कर देते हैं हमारा टॉपिक, जो कि होने वाला है आपका क्लास 12 वाला सॉल्यूशन चैप्टर, या बोला जाए लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आ जाता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, कि आखिरकार सॉल्यूशन होता क्या है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट चीज होने वाली है, वो चीज ये होने वाली है भाई साहब, कि जब कभी भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ में कंबाइन कर देते हैं तो यहां से क्या बनता है, यहां से आपके पास में बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, और खास बात यहां पर यह होती है कि हमेशा याद रखना कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा, या बोला जाए, अच्छा कंसंट्रेशन पे अभी नहीं आता हूं, अभी अपन बड़ी टर्म पे नहीं आएंगे, सिंपल सी टर्म पे बात करते हैं कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, हमेशा याद रखना सॉल्वेंट के अमाउंट से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आप लोग को ध्यान रखना है वो यहां पर ये होता है कि अमाउंट हमेशा सॉल्यूट का ज्यादा है, सॉल्वेंट का क्या होता है, कम होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिससे कि सबसे बड़ा फायदा यहां पर ये निकल कर आता है कि सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है आपके सॉल्वेंट के ऊपर। एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देख लेता हूं तो भाई साहब एग्जांपल के तौर पर यहां पर कहानी बहुत सिंपल सी है। अगर मैंने सपोज यहां पे नमक वाला पानी बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात करी है यहां पर सॉल्ट की, जो कि होगा NaCl। ऑब्वियस बात है ये होगा सॉलिड स्टेट में, पर जिस वाटर के साथ में इसको कंबाइन करेंगे वो हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। पर यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनेगा, जिसको आप ब्राइन वाटर के नाम से भी जानते हो, वो किस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये सबसे बड़ा इसका की पॉइंट है कि भाई इसमें यह ध्यान रखना कि जो स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके पास में सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और इसी डिपेंडेंसी की वजह से ही सॉल्यूशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। अब तुम लोग ये बोलोगे कि सर JEE और नीट की एग्जामिनेशन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के टाइप से हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, फिर भी एक बार एग्जांपल्स के तौर पर देख लो, क्योंकि कई बार एग्जांपल्स के रूप में भी इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि क्या हो सकता है या क्या आपको यहां पर पढ़ना होगा, तो देखो यहां पर सबसे पहले आपके पास में रहेगा सॉल्यूट, फिर उसके बाद में यहां पर रहेगा सॉल्वेंट, और फिर उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं जो सॉल्यूशन के इसके एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पर सबसे पहली कहानी अगर मैं देखता हूं तो देखो चीजें किस तरह से आपके पास में चेंज होती हैं। आपके पास में सॉल्यूट को मैं चेंज करूंगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेम रहने दूंगा। थोड़ा सा इधर से करना पड़ेगा यार, वरना हमारे पास में क्या होगी, जगह की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं कि भाई साहब हम लोग लेकर चल रहे हैं यहां पर सॉल्यूट, फिर हम लोग यहां पर लेंगे सॉल्वेंट जो कि डिफरेंट स्टेट में होगा, और लास्ट में यहां पर बन जाएगा हमारे पास में सॉल्यूशन, और उसके क्या हो जाएंगे, हमारे पास में एग्जांपल्स हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जो सॉल्यूट होता है वो आप अलग अलग स्टेट में लेते हो। जैसे हम लोगों ने बात कर दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सबसे पहले अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं तो सॉल्वेंट में यहां पर यूज करता हूं सॉलिड। तीनों ही सिचुएशन पे सॉलिड है। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, सॉलिड को सॉलिड में कंबाइन कर देना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपके पास में क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका एग्जांपल आपके पास में हो जाते हैं अलॉयज।
आप लोगों ने कई सारे ऐसे अलॉयज देख के रखे हुए हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को आपस में कंबाइन करने से बनाए जाते हैं, तो यहां पर पहला एग्जांपल ये होता है। दूसरे वाले की बात करते हैं, लिक्विड को सॉलिड के अंदर यहां पे कंबाइन कर देना। तो यहां पर आप लोगों ने सुन के रखा होगा, दैट इज अमलगमेशन, या फिर बोला जाए अमलगम फॉर्मेशन। जहां पर आपके पास में लिक्विड मेटल होती है, दैट इज मर्क्यूरी। तो इस मर्क्यूरी के अंदर, जो कि एक लिक्विड स्टेट की मेटल होती है, इसके अंदर दूसरी जो सॉलिड मेटल होती है जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, तो इसको आपस में कंबाइन करके क्या होता है, लिक्विड को सॉलिड में मिलाने वाला काम किया जाता है। तीसरा है गैस को सॉलिड में मिलाना। यह आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में देखोगे, जहां पर हम क्या करते हैं, पैलेडियम जो कि आपके पास में एक मेटल होता है सॉलिड स्टेट में, इसमें क्या कराया जाता है, हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, हाइड्रोजन गैस के साथ में ट्रीट करवाया जाता है। जब आप वहां पर केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस पढ़ोगे तो वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोटे में भी आपने पढ़ के रखा है कि जो निकल मेटल होती है उसका यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, जिससे कि क्या होता है, डाल्डा घी या फिर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, उसको बनाया जाता है। तो ये वो वाली कहानी होती है, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे पास में कहानी नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने देखा कि जो 3 टाइप के सॉल्यूशंस बने हैं, ये तीनों के तीनों यहां पर क्या होने वाले हैं भाई साहब, ये होने वाले हैं आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है, यहां पर सॉलिड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जब आप यहां पर बात करते हो अगेन, यहां आपके पास में होने वाला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस सिचुएशन में इस बार हम लोग क्या लेने वाले हैं, इस बार लेने वाले हैं हम लोग लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप हर बार देखते हो वो क्या हो जाएगा भैया, शुगर वगैरह मिलाते ना, तो आप बोल सकते हो वो वाला काम। तो जो आपके पास में ग्लूकोज वाटर होता है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ग्लूकोज या आपके पास में जो ORS वगैरह पीते हैं, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको लिक्विड मिलाया जाता है। लिक्विड को लिक्विड में मिलाना वन ऑफ द इजीएस्ट होता है आपके पास में एग्जांपल, और अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर, जो कि लिक्विड में होता है फॉर्म में, और उसको हम लोग किसके साथ में कंबाइन कर देते हैं, अल्कोहल के साथ में, जो अगेन लिक्विड फॉर्म पे होता है। फिर बात करते हैं गैस लिक्विड के अंदर किस तरह से मिल जाती है। तो भैया जो आपके पास में ऑक्सीजन गैस होती है, ये पानी के अंदर कंबाइन हो जाती है, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही जितने भी एक्वाटिक लाइफ होती है, या पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, या जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये वाली कहानी रहेगी। ये एग्जांपल आपके पास में किसका रहेगा, जैसे वो था आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये इस बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग और आगे। तीसरा टाइप हमारे पास में होने वाला है गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन के कंडीशन पे क्या सिचुएशन होती है, तो अगेन आपके पास में सॉल्यूट बदलेगा, जो कि आपके पास में रहेगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर आपके पास हो जाएगा गैस, गैस एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड को गैस में मिलाना, तो यहां पर इसका एग्जांपल होता है कि जब कभी भी कैम्फर या जो कपूर होता है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर क्या हो जाता है, बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये वाली कहानी है लिक्विड को गैस के अंदर मिलाना। तो अगेन देखो, जो आपके पास में क्लोरोफॉर्म गैस होती है CHCl3, जो कि आपके पास में गैसियस फॉर्म पे होती है, सॉरी, जो कि आपके पास में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म पे रहता है रूम टेम्परेचर पे, वो भी क्या होता है, इधर नाइट्रोजन गैस के साथ में कंबाइन करवा दिया जाता है। गैस को गैस में मिलाना सबसे ईजी आपके पास में रहता है, जो आपके पास में एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ये कंपोजिशन होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस की, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ एंड सो ऑन। तो ये इस तरह के कंपोजिशन होते हैं। तो इस तरह का जो आपके पास में सॉल्यूशन होता है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है हमारे पास में गैसियस सॉल्यूशन। अब होगा क्या, अधिकतर आप लोगों को चीजें याद ही होती हैं, बस कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हम लोग को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला, लिक्विड को यहां पर क्या करा है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट लिक्विड है, और सॉल्वेंट आपके पास में क्या है, सॉल्ड। तो ये एक तो ये अमलगम वाला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आ जाता है इस तरह का कंपोजिशन कि भैया क्या होता है। दूसरा जो रहेगा, सॉलिड को गैस में मिलाने वाला एग्जाम्पल, तो ये जो आपके पास में कैम्फर और नाइट्रोजन गैस है वो, और दूसरा ये लिक्विड को गैस में मिलाने वाला एग्जाम्पल। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिए जाते हैं। सो इसी वजह से इसको पढ़ाया गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया किस तरह की कंडीशन है। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है सॉल्यूशन की स्टेट, इसलिए 3 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास में फॉर्म हुए हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी,
अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं आगे, जहां पर हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। ये आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन तो बना लिया, पर ये किस टाइप का सॉल्यूशन बना हुआ है, या सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ये उसके ऊपर कहानी बेस्ड होती है। अब ये कैसे बेस्ड होती है जरा समझना। हम लोग छोटे से ये वाले टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही, जहां पर हम लोग पढ़ते थे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। जहां सैचुरेटेड बोलता था कि सॉल्यूट अपने मैक्सिमम लिमिट पे वहां मिक्स हो जाए, दैट इज सैचुरेटेड। जब वो अपने मैक्सिमम लिमिट से कम हो तो वो क्या कहलाता था आपके पास में, अनसैचुरेटेड। और मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा जब आप डिसॉल्व कर देते थे तो वो क्या कहलाता आपके पास में, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम लोग आगे। जैसे कि अगर मैं यहां कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो देखो दो तरह के सॉल्यूशंस आप लोग को यहां पर पढ़ने होने हैं। पहला वाला जो आपके पास में टाइप होता है, ये होता है आपके पास में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और जो दूसरा टाइप हम लोग यहां पर अब पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं यहां पर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली कहानी है। अब यहां पे अगर इन दोनों को देखा जाए, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, तो इसमें होता क्या है अब वो भी समझ लो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। और अगर कंसंट्रेटेड की बात करता हूं तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि आप इतना अमाउंट उसके अंदर डिसॉल्व करते हो कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक रीच ना करे, उससे थोड़ा सा कम रहे। एक एग्जांपल के तौर पर आप चाहो तो इसको समझ सकते हो कि हम लोग यहां पर ये बोलते हैं कि आपने, अरे रे रे, हम लोग यहां पर ये बोलते हैं कि हम लोग यहां पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने ये बोला कि हमने एक गिलास पानी लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपके पास में ये एक गिलास पानी, और हमने ये बोल के रखा है कि इस एक गिलास पानी की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है कि इसके अंदर आप 5 टेबल स्पून शुगर या शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब अगर ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हुआ तो मैं बोलता हूं कि इसके अंदर 5 चम्मच मैक्सिमम लिमिट है, पर मैंने क्या डाला, सिर्फ और सिर्फ 1 पिंच या एक चुटकी यहां पे शुगर डाल दी। अब एक चुटकी शुगर डालने से क्या होगा, बहुत कम अमाउंट होता है ये सॉल्यूट का। एक चुटकी शक्कर बहुत कम है एज कंपेयर टू 5 चम्मच शक्कर के। सो इसको क्या कहा जाएगा, इट इज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। पर वही अगर मैं बात करता हूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगेन वही एक गिलास हम लोगों ने पानी लेकर रखा हुआ है, पर इसके अंदर मैंने इस बार क्या करा, यहां पर 4 टेबल स्पून क्या कर दिया, शुगर डाल दिया। अब क्या होगा, पानी एक गिलास 5 की लिमिट है, मैंने 4 डाल दिया, तो मैंने मैक्सिमम को रीच नहीं करा, पर मैंने क्या करा है, बहुत सारा अमाउंट डाल दिया। तो मैक्सिमम को कंप्लीटली रीच न करते हुए जब बहुत सारा अमाउंट अगर आप यहां पर डालते हो सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमारे पास में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। दो तरह के सॉल्यूशन है, एक है आपके पास में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसी चीज के ऊपर यहां पर बनती है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको यह बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में हम लोगों ने यहां पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करके रखा है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बस अब हमारे पास में न्यूमेरिकल वाला पार्ट यहां से चालू होने वाला है। पहले सारे कॉन्सेप्ट आप यहां पर देखोगे, उसके बाद में फिर हम लोगों को यहां पे न्यूमेरिकल्स पे जाना है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहली टर्म की मैं बात करता हूं कि भाई कहां से शुरुआत करें। तो देखो, सबसे बढ़िया शुरुआत का जो पहला तरीका होता है वो हमेशा से रहा है नंबर ऑफ मोल्स पता होना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सिंबलाइज करते हैं एन से। फॉर्मूला होता है आपके पास में गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलर मास। बहुत ही सिंपल सा, गिवन मास बाय मोलर मास, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जो कि आपके पास में अब आपको पढ़ना होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा ये चीजें एकदम टफ ना लगे। वरना क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पर अगर आप इसको देखोगे तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अरे रे रे, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि ये छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर क्लियर कर दूं।
जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स बोल के रखा है, तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे पास में 36 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, तो क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वाटर के। तो इसके लिए क्या करोगे आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला था वो है गिवन मास बाय मोलर मास। तो वाटर का गिवन मास कितना है 36 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास में 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, दो हाइड्रोजन 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 18। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2 मोल्स। तो आप यहां बोल सकते हो कि 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 2 मोल आपके पास में क्या रखे हुए हैं, वाटर के मोल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द केस नंबर 2, जहां पर हम लोग को नंबर ऑफ मोल से आगे बढ़ते हुए पढ़ना रहेगा मोल फ्रैक्शन, जिसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स का फ्रैक्शन कितना है या फिर सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन कितना है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है सपोज सॉल्यूट का, ठीक है, तो सॉल्यूट को मैं सपोज 1 मान लेता हूं, तो x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आपके पास में सिंपल सा इसका फॉर्मुलेशन बन जाएगा। उसी तरह से सॉल्वेंट का निकालना हो तो N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये आपके पास में सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो बस इजी सी सिचुएशन है। फिर आप लोग को यहाँ पे काम की चीज क्या होती है, इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आगे चलकर ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और वो ये आता है कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लेके रखा हुआ है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सम ऑफ दिस वन x1 प्लस x2 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। आगे चल के बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट, इस वजह से इसको ध्यान रखना। तो पहला हुआ नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा हुआ आपके पास में मोल फ्रैक्शन। अब धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, जहां पे मोलैरिटी मोलैलिटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा। पर उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंसंट्रेशन टर्म्स को आप पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू में बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपके पास किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और कौन कौन सी ऐसी टर्म होती है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे अगर आप बात करते हो कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो आप क्या बोलोगे, दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट और एक होती है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। अब ये भी बहुत सिंपल सा है, क्या होता है कि जहां कहीं भी वॉल्यूम आ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स वो होंगी जहां कहीं भी वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाले की बात करो, कहीं वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सो इट्स अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरे वाले पे बात करें, कहीं वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है, तो बस ये ऐसी कुछ कहानी होती है। नाउ देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, सेकंड वाला पॉइंट हो गया कंसंट्रेशन में। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसके अंदर अब आपको पढ़ना रहेगा मोलैरिटी को। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, कैपिटल एम से इसको डिफाइन करते हैं और बोला जाता है मोलैरिटी। अगर फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो कैपिटल एम मोलैरिटी होता है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सिंपल सा है रे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपके पास में मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नाउ अब जो हम यहां पर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे, तो मोलैरिटी आपके पास में क्या बनकर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास किसका होने वाला है हमारे पास में, वो होने वाला है आपके पास में सॉल्यूट का, अपॉन में जो मोलर मास होगा वो भी किसका होगा, सॉल्यूट का, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 1000, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। याद रखना लीटर में आएगा तो नॉर्मली 1 रहेगा, अगर आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप मिलीलीटर में लेते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में 1000 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसका रीजन क्या है कि भाई यहां पर आ रहा है आपके पास में वॉल्यूम, तो जहां जहां पर भी वॉल्यूम आता है तो जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, टेम्परेचर के ऊपर
डिपेंड करेगी। तो जैसा आपके पास में एक हो गया मोलैरिटी, उसी तरह से आपके पास में जो अगली टर्म होती है जो कि है फोर्थ वाला, तो ये होता है मोलैलिटी, जिसको डिफाइन किया जाता है स्मॉल m से। ध्यान रखना, एक में R आ रहा है मोलैरिटी और एक में आ रहा है L, दैट इज मोलैलिटी। अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो फॉर्मूला लगभग एक जैसा आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में, तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाता है जैसे पहले था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाता है आपके पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ, जहां पहले वॉल्यूम था अब यहां पर वेट आ गया है। अब इस बेसिस पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अगेन नंबर ऑफ मोल से, तो वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं कि भैया वेट ऑफ द सॉल्वेंट को हम लोग 2 से डिफाइन कर रहे थे, किलोग्राम की जगह अब ये किस में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास में ग्राम्स में। तो ये होता है आपके पास में फोर्थ वाला फॉर्मूला। जैसे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था क्योंकि यहां वॉल्यूम आ रहा था, वैसे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहां पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है भैया यहां पर कंसंट्रेशन टर्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि रहता है हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई साहब, चलिए अब आपको हम लोग जरा नॉर्मेलिटी के बारे में भी समझा दें कि भैया नॉर्मेलिटी क्या होता है। बीच में हम लोग यहां पर पार्टीशन बना देते हैं और गाड़ी बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। अब देखो भाई साहब, पॉइंट नंबर 4 फॉर्मूला पढ़ना है नॉर्मेलिटी, जिसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल M से। नॉर्मेलिटी के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो कई बार फॉर्मूला ही हमको पल्ले नहीं पड़ पाता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि स्टेप अप पे पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला तो आ ही जाएगा भाई साहब। नॉर्मेलिटी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह आपके पास में इसका फॉर्मुलेशन बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सारा कुछ जो इशू हो रहा है इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की वजह से हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करते हैं भाई साहब, इसी को डिफाइन करना चालू कर देते हैं। जैसे एक एक करके डिफाइन करते हैं। ऑब्वियस बात है ग्राम वैल्यू आई है, तो यहां पर बात करता हूं मैं सबसे पहले कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात की जाए तो ये होता है फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भैया अब यहां पर एक और नई चीज आ गई, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, या इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अब एक और नई चीज आ गई भैया, ये वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या चीज हो गई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी बहुत इजी सा है, ये भी मैं सिखा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं भाई यहां पर एन फैक्टर, या फिर जिसको हम लोगों ने एक और नाम से जाना है दैट इज वैलेंसी फैक्टर, तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आप लोग यहां पर डिफाइन करने वाले हो कि भाई हम लोग यहां पर ये बोलते हैं, सपोज मेरे पास रखा हुआ है HCl, ब्रेक डाउन करने पर ये बना H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। सो फॉर दैट रीजन यहां पर इसका एन फैक्टर कितना निकल गया, 1। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि सपोज मेरे पास में है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ब्रेक डाउन करने पर 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव मिला, कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास में है हाइड्रोजन गैस, ब्रेक डाउन करने पर क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं ना, तो वही उसका क्या हो जाएगा आपके पास में एन फैक्टर हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपके पास मिल जाएगा, ये इसका एन फैक्टर, ये इसका एन फैक्टर और ये
ये वाले का n फैक्टर। तो इस तरह से क्या होते हैं, हम लोग n फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि ब्रेक डाउन करने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास में n फैक्टर कहलाएगा। और इतनी सारी कहानी के बाद में अगर हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं कि भैया फाइनली बता दो कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो भाई साहब फाइनली नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपके पास में गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, या जो वेट होगा सॉल्यूट का वो, तो यहां लिख देते हैं हम लोग WT अपॉन में क्या आ जाएगा रे भाई साहब, मोलर मास ऑफ, अरे यार मैं 2 क्यों लिख रहा हूं, हम लोगों ने सॉल्यूट को 1 करके डिफाइन करा था ना, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का, परंतु किस में, मिलीलीटर में, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n फैक्टर का। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का। तो एक ये वाला फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना रहता है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास में है मोलैरिटी का, वो है ये वाला, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में मोलैरिटी का ये वाला, फिर है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन दे के रखी गई है। ये आपके पास में क्या है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट रहते हैं, आप लोगों को यहां पर ये पूरी तरीके से बता के रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में भी कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपके पास में होता है फॉर्मेलिटी, फिर आपके पास में आता है पार्ट्स पर मिलियन, फिर आता है वेट परसेंटेज। तो एक बार फटाफट इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने अभी एक नाम लिया जिसको कहा जाता है फॉर्मेलिटी, ठीक है, कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 हो गए थे। 6th वाले पे बात करते हैं, वो है आपके पास में फॉर्मेलिटी। तो जैसा नॉर्मेलिटी था वैसे यहां पर फॉर्मेलिटी आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि आपके पास में जहां पर पहले मोलर मास की बात करते हैं, कैसा बोल रहा हूं मैं, मोलर मास ऐसा नहीं होता है, मोलर मास होता है, जैसे मोलर मास की बात करते थे ना, तो वैसे अब यहां पर आता है फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मेलिटी में ध्यान रखना एक चीज जुड़ जाती है, दैट इज फॉर्मूला मास। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है क्यों आया, किस तरह से आया, बस आपको ये समझना है, बाकी तो फॉर्मूला सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो देखो कहानी बहुत सिंपल सी है। अगर मैं बात करता हूं किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड की खासियत ये होती है कि सपोज आपने बनाया है यहां पर अमोनिया गैस NH3, तो इसमें प्रॉपर रूप से एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन आपके पास में ये रहा, यहां पर हो गई एक लॉन पेयर, यहां पर आया हाइड्रोजन, यहां पर आया हाइड्रोजन, और यहां पर आया हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया 14, 3 हाइड्रोजन हो गए 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास मास 17। तो ये मोलर मास जो है एक्यूरेट रूप से कितना आ चुका है, 17 आ चुका है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर मैंने कोई आयोनिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, अब जरा वो भी सुन लो। आयनिक कंपाउंड के साथ में यहां पर इशू ये होता है कि सपोज अगर मैंने लेके रखा हुआ है NaCl, तो ये रहा सोडियम का कैटायन जो कि बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है। अब इस सोडियम के कैटायन के साथ होगा ये कि इसको चारों तरफ से 6 क्लोरीन के एनायन घेर कर खड़े होंगे। तो एक क्लोरीन होगा भाई साहब यहां पर इधर, एक क्लोरीन होगा यहां पर इधर, एक क्लोरीन होगा यहां पर इधर, एक क्लोरीन होगा यहां पे इधर, एक क्लोरीन होगा फ्रंट पे, एक क्लोरीन होगा बैक पे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भाई साहब यहां पर तुमको यह देखने को मिल जाएगा कि भाई NaCl के फॉर्मूले में आते तो 2 ही एलिमेंट हैं, जिस वजह से इसका मास कितना होना चाहिए था सर, NaCl का मास होना चाहिए था 23 और 35.5, सॉल्व करके देखा तो कितना आ जाएगा 58.5, इसका मास होना चाहिए इतना। पर रियलिटी में देखा तो भैया एक सोडियम अकेला नहीं है, जैसे नाइट्रोजन के केस में अमोनिया में ये बिल्कुल अकेला था, यहां पर अकेला नहीं है, जिस वजह से इसका मास क्या होना चाहिए था, ज्यादा निकल कर आना चाहिए था। तो इसी वजह से आयनिक कंपाउंड में हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास ना बोलते हुए क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास बोल देते हैं। तो फॉर्मूला मास बोलने की वजह से क्या होगा कि हम लोग जो 6 में से 5 क्लोरीन है उसको गायब कर देंगे, या बोलेंगे हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं फॉर्मूला की, जो कि होता है NaCl, और इसी बेसिस पर आपके पास में क्या बनता है, फॉर्मूला मास बन जाता है। सो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास में फॉर्मेलिटी।
ये वाली कंडीशन है। सो ये बेसिक से 6 आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। इसके अलावा जो हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे, जो इसका परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने के बाद में फिर हमारे पास में जो आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके हमको बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम काफी ज्यादा सॉल्व भी करेंगे, वो होता है आपके पास में टॉपिक जिसका नाम होगा यहां पर रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहां पर पढ़नी रहती हैं। ठीक है, देखो परसेंटेज कंपोजिशन पे अगर आप जाते हो तो परसेंटेज कंपोजिशन पे क्या होता है, बहुत सारे परसेंटेज हम लोग यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहां मैं बात कर देता हूं परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ते हो तो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है, वेट परसेंट होता है, वॉल्यूम परसेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज में आपके पास में कुछ नहीं है, सिंपल सी है बात, वेट ऑफ द सॉल्यूट लिख दो अपॉन में जो आपके पास में वेट ऑफ द सॉल्यूशन होगा। बेसिकली यहां पर होता है सॉल्यूट या जिस किसी की भी वैल्यू लेनी रहती है वो अपॉन में क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। बट जनरली हम क्या करते हैं, सॉल्यूट की ही बात करते हैं, इसी वजह से ये, वरना कई जगह पर अगर आपको ऐसा लिखने को मिल जाए कि वेट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस की बात की जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगा, डब्लू टोटल। टोटल वेट जो रहेगा जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज इसलिए बोल रहा हूं कि यार देखो सब्सटेंस में क्या होगा, सपोज सॉल्यूट का आपको निकालना होगा तो भी आप निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का निकालना होगा तो भी आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास में 100, क्योंकि परसेंटेज दे के रखा हुआ है। सेकेंड वाला अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम परसेंटेज, तो सपोज सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में 100। अगेन क्योंकि परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है। फिर थर्ड वाले की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, कुछ परसेंटेज कंपोजिशन होते हैं। दो कंपोजिशन आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो वहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो रहते हैं वो वहां पर वाटर की प्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट में भी आते हैं कि भैया वाटर आपके पास में कोई इम्प्योर वाटर है तो उसके इम्प्योर वाटर के अंदर कौन कौन से सॉल्ट्स वहां पे मिले हुए हैं, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, या और उसी तरह से जो मेटल आपके पास में होती हैं या जिनको मिनरल्स हम लोग बोलते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। बट हाँ, उसको जो डिटेक्ट करने का तरीका आता है ना, वो आता है हमारे पास में पॉइंट नंबर 4 में, जिसको कहा जाता है पीपीएम। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। बस मिलियन को ध्यान रखना, मिलियन क्या हो जाएगा आपके पास में 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो अब इसके अंदर तुमको निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई पूछे कि भैया पीपीएम की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो पीपीएम क्या हो जाएगा, यहां पर जो कोई भी सब्सटेंस लिया जाएगा जिसकी वैल्यू चेक करनी है, उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा आपके पास में अमाउंट अपॉन में क्या आ जाएगा, जो भी कोई टोटल सब्सटेंस होगा वो वाली वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो बस इतना सा काम है। सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए कि ये मोबाइल को साइलेंट कर लेना चाहिए, ठीक है, वरना यहां पर ये चलते चलते बीच में बज गया तो फिर तुम लोग बोलोगे कि सर मोबाइल चला रहे हो करके, ठीक है, मोबाइल की आवाज आ रही है। ठीक है भाई साहब, चलो पीपीएम हो गया हमारे पार्ट्स में, पार्ट्स पर मिलियन, सब्सटेंस का अमाउंट जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल सब्सटेंस हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 बना दो। सेम उसी तरह से आप लोग एक चीज और देखने को मिलेगा जो कि होता है पीपीबी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। वैसे ये वाला जो पार्ट है पार्ट्स पर बिलियन वो ज्यादातर पूछते नहीं है, बट ठीक है, अगर तुम लोग को आ भी जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एक है पार्ट्स पर मिलियन और एक है बिलियन, जब बस 10 की पावर में ही डिफरेंस आ जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म। फटाफट से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आप यहां पर पढ़ चुके हो। तो भाई साहब मैं यहां से लिखना चालू करूंगा। सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ के रखी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, जिसका फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, गिवन मास अपॉन में क्या होगा, मोलर मास। पहली टर्म ये पढ़ाई थी। दूसरी टर्म आपको यहां पर मैंने पढ़ा के रखी हुई थी, मोल
फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन बताया था फर्स्ट वाले का XA या X1 हुआ तो वो क्या हो जाएगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2, और अगर X2 हुआ तो क्या हो जाएगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। फिर आपके पास में थर्ड टर्म मैंने क्या समझाई थी, थर्ड टर्म में हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था मोलैरिटी, जो कि था वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, परंतु किस में, मिलीलीटर में। चौथी टर्म पे मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्या, मोलैरिटी डिफाइंड बाय स्मॉल m, क्या फॉर्मूला बनाया था, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और यहां पर ये वाली कहानी अपॉन में क्या मल्टीप्लाई आ जाता 1000, अपॉन में आ जाता आपके पास में वेट ऑफ द सॉल्यूट, परंतु किस में, ये वेट ऑफ द सॉल्यूट होता आपके पास में ग्राम्स में। तो ये आपने चार चीज देख के रखी हुई थी। फिर मैंने फटाफट फुर्ती से पांचवी चीज में क्या पढ़ाया था, पांचवी चीज में मैंने पढ़ाया था नॉर्मेलिटी, फॉर्मूला क्या आता था, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में क्या हो जाता, वॉल्यूम आ जाता आपके पास सॉल्यूशन का इन मिलीलीटर, मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाता आपके पास में एन फैक्टर, बस इतनी सी बात आ जाती। सिक्स्थ वाली कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मैंने आपको वैसे बताया था फॉर्मेलिटी, जहां पर बस फॉर्मूला मास भर आ जाता है, बाकी सब एक जैसा ही रहता है, ठीक है, वैसे उसकी आजकल ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। फिर क्या बताया था, वेट परसेंट, तो पहले वाले में क्या होता, वेट ऑफ द सब्सटेंस और अपॉन में टोटल वेट। सेवंथ वाले में क्या बताया था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एट्थ वाले में क्या बताया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और नाइन्थ वाले में क्या बताया था, ppm पार्ट्स पर मिलियन, जहां पर 10 टू द पावर 6 का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल सी कंसंट्रेशन टर्म्स आपके सामने मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। नाउ इसी में थोड़ा सा पॉइंट एक मैं मेंशन करूंगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बहुत ही क्लियर है, जहां जहां पर वॉल्यूम आया है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी। जैसे नॉर्मेलिटी की बात करते हो तो नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आया है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, परंतु मोल फ्रैक्शन हुआ, नंबर ऑफ मोल्स हुआ या मोलैलिटी, वॉल्यूम नहीं आने की वजह से ये टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये सारी होती है आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाती है, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है भाई, पसीना वसीना भी पोंछ लेते हैं। देखो भैया कितनी मेहनत लग जाती है यार गर्मी में, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म्स। अब आता है हमारे पास वो वाला पॉइंट जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास बोला जाता है रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट एक बार पूरा हो जाएगा ना, तो इसके बाद का जो सेकंड लेक्चर है वो कंप्लीटली आपका जो बेस्ड होगा वो होगा इसकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये लेक्चर से सारे इंपॉर्टेंट नोट्स या सारे फॉर्मुलेशन को अपने पास रख लेना, क्योंकि उन सारे फॉर्मुलेशन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा ना उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा आपके बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक के लिए। अगर आपने 11th का मूल कॉन्सेप्ट स्किप भी कर दिया है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो वाला पार्ट भी आपका यहां पर हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर इनके बीच के रिलेशन की मैं बात करता हूं तो भाई सबसे पहला जो रिलेशन आएगा वो आएगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन आएगा। अगर इनके बीच के रिलेशन की अगर आप बात करते हो तो देखो फॉर्मूला अगर आपको पता है ना तो रिलेशन बहुत ही सिंपल सा रहता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि भैया मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में था मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मल्टीप्लाई था आपके पास में 1000 अपॉन में क्या था आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, परंतु किस में, मिलीलीटर में। उसी तरह से नॉर्मेलिटी की अगर आप बात करते थे तो सेम एज इट इज आपके पास में यहां पे फॉर्मूला आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय आ जाता है 1000 अपॉन में आ जाता था वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो लिख देते हैं भाई साहब, थोड़ा सा आपके पास में इजी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर विच इज मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो देखो बहुत सिंपल सा है, ये वाली टर्म एज इट इज यहां पर आ जाएगी तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो बराबर होती है मोलैरिटी के, जब उसमें
n फैक्टर का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपके पास में होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ छोटे से मैं एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा ताकि आप लोग को क्या होगा, कुछ पॉइंट्स आपके पास में ये क्लियर होते चले जाएं। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके पास में रखा हुआ है HCl। ठीक है, ये वाली कहानी रखी हुई है। अब HCl की जब बात करते हो तो यहां पर HCl क्या होता है, H पॉजिटिव से Cl नेगेटिव पे चला गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। इसी वजह से इस एक इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को अगर मैं लेकर चलूं तो यहां पर इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो याद रखना HCl के लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, बराबर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यार, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो इसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो जाएगी। पर वहीं अगर मैं एक सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैंने यहां पर क्या लेके रखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस को ब्रेक डाउन करने पर ये टूटा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने की वजह से यहां पर n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। तो इस सिचुएशन पे जो नॉर्मेलिटी होगी वो ट्वाइस ऑफ मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि इस पॉइंट के रिगार्डिंग आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे अभी तुम 12th में हो, 11th वाला पोर्शन तुम लोगों ने करके रखा हुआ है, तो तुमको पता ही होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड बेस वाली। तो वहां पर स्टोइकियोमेट्री के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये n फैक्टर और ये वाला फॉर्मूला बहुत 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 ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, पहला पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड रिलेशन। ठीक है, सारे ही रिश्तों को आज हम लोग यहां पर ढूंढ लेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं सेपरेट। नाउ रिश्ता नंबर 2, रिश्ता नंबर 2 है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, अब क्या होता है इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से समझ लो। कई बार ऐसे आपके पास में क्वेश्चन आते हैं जहां पर मोलैरिटी और मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं तो देखो ये होता तो बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली बात होती नहीं है, बट इशू यहां पर ये निकल कर आ जाता है कि अगर आपको इनके बीच का रिलेशन मालूम है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ईजी है, बट अगर आप लोग को रिलेशन नहीं मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये वाली कहानी होती है ना। तो बस उसी सिचुएशन पे हम लोगों को यहां पर चलना है। अब उसी सिचुएशन के रिगार्डिंग यहां पर कहानी क्या हो जाएगी, जैसे मैंने यहां पर बोला मोलैलिटी बराबर होती है किसके, मोलैरिटी के। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1000 का, ठीक है भाई साहब, फिर उसके बाद में यहां पर एक छोटी सी टर्म होती है, उस पे अंदर हम लोग करते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आप लोग को नोट डाउन करवाना चाहूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये पॉइंट इजी हो जाए। ध्यान रखना, जब कभी भी मैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करूंगा तो सॉल्यूट को हमेशा मैं 1 मानूंगा, सॉल्वेंट को हमेशा मैं 2 मान लूंगा। ठीक है, बस अगर ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना क्योंकि आगे चल के मैं 1 2 का बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला हूं, इस वजह से। ठीक है, तो देखो 1 2 का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस फिर तो कहानी खत्म हो गई। आपके पास है मोलैरिटी इंटू 1000 और उसके बाद में, अरे यार ये पेन भी ऐसा हो गया, उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 1000 माइनस आ जाएगा आपके पास में मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मतलब इसलिए मैंने MM1 कर दिया है जिससे मोलर मास आपको कंफर्म हो जाए। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। और याद रखना यहाँ पर जो आप ये डेंसिटी यूज कर रहे हो तो ये डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेट या मास जो भी बोलना है ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर आप लोग सपोज मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हो तो वो भी सिंपल सा है यार,
जितना वेट आपके पास में सॉल्यूट का होगा वो प्लस जितना वेट आपके पास में सॉल्वेंट का होगा वो, उन दोनों को अगर आपने यहां पे कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने की वजह से आपके पास में ये बन जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है। तो आपके पास में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो बनकर आता है वो आता है ये वाला। तो एक बन गया आपके पास में वो, दूसरा बन गया आपके पास में ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले रिलेशनशिप पे। ये जो थर्ड वाला रिलेशनशिप है ये आपके पास में जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये उसी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। ठीक है, और ये आपको रेगुलर लेक्चर्स में या फिर बोला जाए रेगुलरली जो आप पढ़ते हुए आते हो, आपका स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन वगैरह, वहां पर ज्यादा आपको रिलेशन देखने को नहीं मिलता। बट अगर ये रिलेशनशिप आपने कर लिया तो कई सारे शॉर्टकट्स आप यहां पर ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इस बार रिलेशनशिप नंबर थर्ड की, तो जो हमारे पास में थर्ड रिलेशनशिप होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी। ठीक है, पहले मोलैलिटी को ले ले फिर मोलैरिटी को लेंगे। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस बार अपने को मोल फ्रैक्शन को भी यहां पर इन्वॉल्व करना होगा। थोड़ा सा मैं डिराइव भी करवा देता हूं ताकि कभी तुम लोग भूल भी जाओ तो उसको कर सको उस टाइम पे। ठीक है, तो सिंपल सा है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मोलैलिटी की, तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई आपके पास में था 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ के रखी हुई थी। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर मैं ही इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, अब देखो W1 बाय MM1 वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या फॉर्मूला बनाएगा? अच्छा, इसको तो मैं अभी यहां पे लिख देता हूं कि जब कभी भी सपोज आप ऐसे चले तो वेट अपॉन में मोलर मास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या बनना चाहिए? वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बनना चाहिए। तो यहां से अगर मैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालूं तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू यहां पर मैं प्लेस कर देता हूं। तो यहां पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। बस इतना सा काम करना है, यही वैल्यू को जस्ट उठाकर यहां पर रख देना है। तो मेरे पास में हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी आपके पास में N1 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? W2 की जगह आ जाएगा आपके पास N2 इंटू क्या आ जाएगा? MM2 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर आप अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, या बोला जाए दोनों के दोनों में ही आप क्या कर दोगे? यहां पे डिवीजन परफॉर्म करवा दोगे। किससे? N1 प्लस N2 से। तो जो मोलैलिटी होगी वो यहां पर आ जाएगी N1 अपॉन में N1 प्लस N2, ये वाली कहानी। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास में? 1000। और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में? N2 अपॉन में N1 प्लस N2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास में? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो करा कुछ नहीं है, यहां पर N1 प्लस N2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। और मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था? अगर आपके पास में N1 अपॉन में N1 प्लस N2 और N2 अपॉन में N1 प्लस N2 इस तरह से रहता है, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बस यहां पर हो गई कहानी खत्म। तो अब आप यहां पर फाइनल फॉर्मूला क्या बोल सकते हो? ये बोल सकते हो मोलैलिटी बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई आ जाएगा 1000 अपॉन में दिस वन। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मुलेशन आपके पास में हो जाएगा, ये फॉर्मुलेशन किसके लिए हो जाएगा? ये फॉर्मुलेशन हो जाएगा आपके पास में मोलैलिटी के लिए। ठीक है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये इन दोनों के बीच के रिलेशन को यहां पे डिफाइन कर देगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? एक रिलेशन ये था, एक रिलेशन ये था और एक रिलेशन आपके पास में ये वाला है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं रिलेशन नंबर 4 की, यहां पर थोड़ी सी जगह बच रही है, यहां पर मैं करवा देता हूं, इतने में तो आ जाएगा। वैसे तो उसमें भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, ये वाला तो तुम लोगों ने सीख ही लिया है कि कैसे यहां पर रिलेशन निकला है, और इस रिलेशन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं
और उसके बाद में बचा हुआ रिलेशन में यहां पे करवा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को इजी हो जाएगा, आपको एक ही उस पे बोर्ड पे सारे रिलेशन मिल जाएंगे। तो यहां क्या रिलेशन रखना था, यहां रिलेशन रखना था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये वाला आपको यहां पे रिलेशन रखना था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द अगला वाला पॉइंट, अगला वाला पॉइंट है हमारे पास में पॉइंट नंबर 4, जहां पर मैं बताने वाला हूं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये वाली कहानी है, जैसे वहां चालू करा था सेम यहां पर भी वही चीज चालू करने वाला हूं मैं। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहले आप लिख दो मोलैरिटी की डेफिनेशन, जहां पे मोलैरिटी होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में होगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाली कहानी हो जाएगी। अब यहीं से क्या होगा, हम सारे कॉन्सेप्ट बना देंगे। कैसे कॉन्सेप्ट बना देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में मास या वेट अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के हिसाब से आपको करना है और कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है ना टोटल। देखो मैं यहाँ पे करके रख देता हूँ। तो आपके पास में आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में मास या वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाली कहानी हो जाती है। तो बस उसी का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक रिलेशन देखो जो मैंने यहां पर थोड़ी देर पहले आप लोग को करवा के बताया था कि वेट होता है नॉर्मेलिटी इनटू मोलर मास, ये वाला होता है रिलेशन। तो यहां पर भी मैं सेम वही रिलेशन बनाने वाला हूं। तो क्या हम लोग अगर इसको देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेट ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपके पास में N1 इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और यहां हो जाएगा N2 इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना है, यहां पर वैल्यू में प्लेस कर देना है जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस उतना सिंपल सा है यार, वॉल्यूम की जगह ये वाली सिचुएशन खाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अरे यही तुमने गलत कर दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप बोल सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। ये वाली कहानी बना सकते हो। तो बस ये वाली कहानी तुमने बना दी। अब सारी वैल्यू को प्लेस कर दो, सॉल्व कर दो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W1 अपॉन में MM1, जिसको चाहो तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बना सकते हो जैसे उधर बनाया था। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 1000 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में मास या वेट अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी को ले जा दो ऊपर तो मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आपके पास यहां आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा N1 MM1 और यहां पर आ जाएगा N2 और ये हो जाएगा M2 या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा MM2। जैसे पिछली बार करा था N1 प्लस N2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी N1 प्लस N2 से डिवाइड, सेम यहां पर भी मैं वही काम करने वाला हूं। जब मैं वो काम करूंगा तो देखो क्या बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन में। अब देखो अगर इस पूरे से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पोर्शन अलग जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग जाएगा। तो आपको यहां पर मिलेगा N1 इंटू MM1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास N1 प्लस N2, फिर यहां पर आएगा प्लस N2 अपॉन में N1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाय MM2। अब क्या करना है, अब इसके बाद में अगली स्टेप ये है, जहां जहां पर ये वाली चीज दे के रखी हुई है तो ये सीधा सीधा क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो आप सीधे यहां पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रख दोगे। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप रखोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस आ जाएगा आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास में
फाइनल रिलेशन। इसी वजह से बोला था कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपकी जेडब्ल्यू की एग्जामिनेशन है वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, और खास करके जब जेडब्ल्यू के एडवांस में कोई भयंकर फंसाने वाला क्वेश्चन होगा तो वहां पर इस तरह से आपको फंसाया जा सकता है। तो इस वजह से ध्यान रखना, 4 रिलेशन टोटल मैंने बताए हैं। पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, जो कि होता है ये वाला। दूसरा रिलेशन मैंने आपको बता के रखा हुआ है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तीसरा रिलेशन जो था वो था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एंड जो चौथा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है वो पढ़ के रखा है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 4 रिलेशन है आप लोग के पास में जिनको हम यूज करेंगे। इसके अलावा जो इसके पहले वाली भी टर्म आप लोगों ने पढ़ के रखी हुई थी वहां पर भी इसको यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? चलो इसी बात पे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा हम लोग को यहां पर पॉइंट और समझना है, वो ये है कि जो रिलेशन आप लोगों ने अभी देखा उसमें वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो था वो है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या था? सिर्फ एक n फैक्टर का हो जाता है यहां पर मल्टीप्लाई मोलैरिटी में। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था। ये वाली जो रिएक्शन है या ये वाला जो आपके पास में रिलेशन है कहां कहां काम आता है, जरा सबसे पहले ये समझ लेना। सबसे पहले ये यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जहां पर न्यूट्रलाइजेशन में हो जाता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो बहुत सिंपल सा रहता है, जैसे कि आपके पास में कहाँ गया, चलो इस वाइट वाले पेन से कर देता हूं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो वहां पर क्या होता है, जब कभी भी यहां एसिड एंड बेस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में इसका यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, एक सिंपल से एग्जांपल को लेकर बता देता हूं। क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं भैया, माना कि मेरे पास में 20 नॉर्मेलिटी वाला यहां रखा हुआ है HCl जो कि है आपके पास में 250 ml, और इसको मिला दिया मैंने यहां पर सेम 20 नॉर्मेलिटी वाले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिसका वॉल्यूम देके रखा हुआ है 200 ml, और हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है जहां पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी बोलता है N1V1 इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग यहां पर N2V2 रख देंगे। नॉर्मेलिटी आपको दे के रखी है, HCl है 20, वॉल्यूम कितना है आपके पास में 250। वैसे इधर नहीं करना था मेरे को आंसर पहले ही अपन वो कर दे रहे हैं QH, और यहां पर सपोज पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग कि वॉल्यूम कितना आएगा ये बताओ, कि 20 नॉर्मेलिटी वाले HCl जो कि 250 ml के वॉल्यूम में है, अगर यही 20 नॉर्मेलिटी वाले KOH के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बताना है कि KOH का कितना वॉल्यूम यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है, 20 इंटू 250, दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी कितनी दे के रखी है, अगेन 2, वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, V कर दिया। क्या होगा, कैंसल, और सेकेंड वाला या फिर जो KOH का वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये लो भाई साहब, बस इस तरह से नॉर्मेलिटी की रिएक्शन होती है। और कई बार क्या होता है, सपोज नॉर्मेलिटी की जगह अगर उन्होंने मोलैरिटी दे दिया है तो वहां मोलैरिटी में आपको ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, सपोज आपको यहां पर एसिड या बेस के कॉम्बिनेशन दे दिए। जैसे आपके पास में बोल दिया कि आपके पास में एक 20 नॉर्मेलिटी वाला HCl है जो कि है 250 ml, फिर आपने बोल दिया आपके पास में 10 नॉर्मेलिटी वाला HCl है जो कि है 100 ml, और अगेन 30 नॉर्मेलिटी वाला आपके पास में HCl है जो है आपके पास में 250 ml। तो तीनों को अगर साथ में मिला दिया तो ये बताओ कि जो फाइनल वैल्यू बनेगी या फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो वहां पर ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा। तो वहां पर भी कुछ नहीं करना, सिंपल सा इतना सा काम कर देना, N1V1 फर्स्ट वाले के लिए, N2V2 सेकंड वाले के लिए, और N3V3 क्या हो जाएगा थर्ड वाले के लिए। रीजन,
सभी के जो नॉर्मेलिटी होगी वो आपके पास में कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि एसिड को एसिड में मिलाने पर सभी एक जैसे हैं, कंसंट्रेशन अलग होने से फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, है तो सारे के सारे एसिड, मिलजुल के क्या बनाएंगे, एसिड ही बनाएंगे। जबकि यहां पर एक एसिड था तो दूसरा बेस था, तो इस सिचुएशन में ये दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर अब नई नॉर्मेलिटी आ जाएगी n, जबकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दो, जब एसिड एसिड साथ में मिला रहे हो तो क्या बनेगा भैया, 20 नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय 250 प्लस आपके पास बन जाएगा 10 नॉर्मेलिटी इंटू 100 प्लस आपके पास बन जाएगा 30 नॉर्मेलिटी इंटू 250 विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी नई वाली, और कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा आपके पास में 600 ml। सॉल्व कर देते हैं, 250 का 2 बार करा तो 500 पर एक जीरो और था तो ये हो जाएगा 5000 प्लस हो जाएगा यहां पे ये 1000, इसको कर दिया तो 25 या 75 7.5, तो ये हो जाएगा 7500 विच इज इक्वल टू n इंटू 600। और सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 5 और 1 6000, 6 दूनी 12 13 13,500, तो हो जाएगा 13,500, ये बनाया n डिवाइडेड बाय कर दिया हमने 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 135 डिवाइडेड बाय 6 करना है तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, फिर आ जाएगा 6 दूनी 12 13 14 15, 3 बच जाएगा तो 6 पंजे 30, तो 2.25 क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो बस रे भाई साहब, ये इस तरह का आपके पास में थोड़ा सा मैंने अभी से हिंट दे दिया है कि ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे जहां एसिड बेस न्यूट्रलिटी के ऊपर बात की जाएगी, या फिर एसिड एसिड या फिर बेस बेस के कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी। तो ये वाला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे, जो कि आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करने रहेंगे हम लोग को रिगार्डिंग दिस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो बस रे भाई, ये इतनी सी कहानी है, और इतना सा करने के बाद हमारा आज का लेक्चर हो चुका है खत्म। ठीक है, पर लेक्चर खत्म हुआ है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इसकी जो प्रैक्टिस रहेगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगी, इसी वजह से उसको स्किप मत कर देना, उसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में भैया थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया करो, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोग को भी बता दो कि भैया यहाँ पर स्टेप अप एकेडमी नाम की एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप कई सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, अगर आपका सपना है कोई इंजीनियर बनने का या फिर डॉक्टर बनने का, तो आप लोग स्टेप अप एकेडमी के साथ हो सकते हो, और यहाँ पर हम भी आपके साथ उसी तरह से जुड़ जाएंगे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी बात के साथ में करते हैं इस लेक्चर का एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।